नमस्ते सभी को। देखिए, इतिहास विषय को पढ़ रहे थे अपन, और इतिहास विषय के अंदर हमने पिछले वीडियो के अंदर एशियन हिस्ट्री का एक पार्ट है वर्धन वंश, उसके बारे में पढ़ लिया था। तो वर्धन वंश की जो मेन बातें थी उन्हें पढ़ी, और अब हमारे पास जो आएगा वो आएगा हर्ष, यानी हर्ष, और इनके पुत्र का नाम यानी अपने नाम के पीछे वर्धन यानी हर्षवर्धन। इससे पहले हमने जो श्रीकंठ जनपद हुआ करता था जिसकी राजधानी थानेश्वर हुआ करती थी पढ़ लिया था। इसका जो संस्थापक था वो पुष्यभूति था, पढ़ लिया था। पुष्यभूति के बाद प्रभाकरवर्धन के जो संतानें थी राज्यवर्धन, हर्षवर्धन एंड राज्यश्री। तो राज्यवर्धन की क्या होता है कि मालवा का शासक होता है देवगुप्त, वो क्या कर देता, हत्या कर देता। और उधर से जो बंगाल का जो गौड़ शासक था संसांग, वो राज्यश्री के पति गृहवर्मा की हत्या कर देता है। अब जब हर्ष राजा बनेगा तो इसके सामने कई चुनौतियां आएगी। सबसे पहले क्योंकि इसको जो साम्राज्य मिलेगा वो एक प्रकार से खंडित साम्राज्य मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसके दुश्मन बहुत हो गए थे उस समय। सबसे पहले अगर अपन बात करें तो हर्ष है वो 606 ईस्वी में, कब 606 ईस्वी में शासक बनता है, शासक बनता है। जब ये 606 ईस्वी में शासक बनता है ना, तो अपने शासन को चिरस्थायी बनाने के लिए 606 ईस्वी में ही हर्ष संवत चलाता है। हर्ष संवत चलाता है। ये बताते हैं कि इसने हर्ष संवत नेपाल में भी चलाया था। कहाँ चलाया था? नेपाल में। इसके साक्ष्य हमें कैसे मिलते हैं? आपको पता होगा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में ये बताया था कि 630 से 634 के मध्य नर्मदा नदी के किनारे पुलकेशिन द्वितीय के साथ हर्षवर्धन का युद्ध होता है। वो युद्ध किस प्रकार से होता है? साम्राज्यवादी नीति के तहत। ठीक है, तो साम्राज्यवादी नीति के तहत जब इसका युद्ध होता है ना, तो ये वहां पर हार जाता है। दक्षिण में आपको पता ही होगा, भी अपन ये नहीं कह सकते कि हर्ष कोई कमजोर शासक था, ये था वो था। वो कई चीजें डिपेंड करती है हार के ऊपर। पहली चीज तो ये होगी कि उसका क्षेत्र नहीं था। दूसरा ये हो गया कि ये पर्सन ऑप्शनल जो एग्जाम होता है हमारे, उनमें पूछ लेते हैं कि हर्ष की हार के क्या कारण थे। और अपन तो पढ़ी एक बार इसको, आपके ऑथेंटिक टाइप से भी डिस्क्रिप्टिव आएगा, पूरा लिखना आएगा। बीए आप बीएड का या कोई भी एग्जाम दोगे तो उसमें लिखना आता है। तो कई बार एग्जाम में, जैसे पिछली बार बीए पार्ट में पूछा था कि हर्ष की हार के क्या कारण थे, तो अपन ये कतई नहीं कह सकते कि हर्ष की हार हुई इसका मतलब वो कोई दुर्बल राजा था, और ये कहीं फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ा नंबर 1 कि वो दक्षिण में गया। अब आपको पता है कि अगर कोई राजा दक्षिण में जाएगा इतना लंबा, अगर वो डिस्टेंस दूर करके जाता है तो बहुत मात्रा में उसको सैनिक है और उसका पैसा बहुत लगता है। और सैनिक जब जाएंगे तो थकान भी हो जाती है, उस एरिया से भी परिचित नहीं होते हैं। और वहाँ का जो राजा है, वहाँ सैनिकों के साथ साथ वहाँ की प्रजा भी उनका साथ दे देती है। प्रजा इसलिए क्योंकि अब हर्ष तो उत्तर भारत करा था, उसकी तो प्रजा जाएगी नहीं, वो तो उसके सैनिक जाएंगे। लेकिन अगर पुलकेशिन द्वितीय वहाँ पर अगर हार की स्थिति में होगा या कुछ ऐसी स्थिति में होगा, तो वो इस प्रकार से मतलब जनता से भी अपना हेल्प मांग सकता है, सहयोग मांग सकता है। तो ऐसे अनेकों कारण होते हैं। तो हर्ष जब यहाँ पे आ रहा तो बताते हैं कि उसने एक और बता दो आपको कारण कि पुलकेशिन द्वितीय की जब मृत्यु हो जाएगी ना, पुलकेशिन द्वितीय जब मारा जाएगा, फिर बाद में ये दोबारा जाएगा विजय अभियान में, और उस समय चोल और चालुक्य दोनों को हराएगा। देखिए इसका अंदाजा अपन इस बात लगा सकते हैं ना कि भी कुछ कोई कारण रहा होगा। पुलकेशिन द्वितीय की जब मृत्यु हुई ना, तभी दोबारा जाएगा वहाँ पे, और वहाँ पर फिर चालुक्य वंश और दूसरा चोल वंश, यानी पहले तो एक ही नहीं हरा पा रहा था चालुक्यों को, उसके बाद ये चोलों को और हराएगा। यानी चोल और चालुक्य दोनों को क्या करता है, ये वहाँ पर हरा देता है। हराने के बाद जब देखिए 630 से 634 के मध्य पुलकेशिन द्वितीय का एहोल अभिलेख बताता है कि इसमें हर्ष की हार हुई। अब वो क्या चला गया पूर्व की ओर। कहाँ चला गया? पूर्व की ओर। बंगाल का जो क्षेत्र है इधर, ये वाला दक्षिण पूर्व वाला जो क्षेत्र है, जो दलदली क्षेत्र है, पहाड़ी एरिया है, वहाँ पर जाता है और नेपाल तक चला जाता है। कहाँ तक चला जाता है? नेपाल में। और नेपाल में भी अपना विजय पताका फहराता है। उसी को
मतलब याददाश्त के रूप में वापरी हर्ष नामक चलाता है। ठीक है। तीसरा इसके कारण देखिए, तीसरा हर्षवर्धन जब राजा बना तो इसके सामने सबसे बड़ी समस्या ये कि अपने भाई यानी राज्यवर्धन की मृत्यु का बदला लेना, मृत्यु का बदला लेना। ठीक है। यानी मृत्यु का बदला किस प्रकार से कि बंगाल का गौड़ शासक संसाक ने इसके बहनोई यानी देवगुप्त की हत्या कर दी, देवगुप्त ने इसकी हत्या कर दी। अब क्या होगा कि मालवा का शासक था देवगुप्त। देखिए अलग लिख देता हूं, बंगाल का जो शासक था संसाक, मालवा का शासक था देवगुप्त। ठीक। अब बंगाल के गौड़ शासक संसाक ने जब ग्रहवर्मा कौन था? ग्रहवर्मा था राज्यश्री, इसकी जो बहन थी इसकी राज्यश्री का पति ग्रहवर्मा। कंफ्यूज मत हो जाना, मैं सारे आपको बता दूंगा क्या क्या चीजें हैं। देखिए राज्यश्री का पति कौन? ग्रहवर्मा। और इसका हर्षवर्धन का भाई कौन? राज्यवर्धन। क्या नाम? राज्यवर्धन। अब ग्रहवर्मा की हत्या कर देगा संसाक कर दी हत्या, यानी अब हर्ष का दुश्मन हो गया ना। अब ये संसाक और देवगुप्त दोनों ने मिलकर राज्यवर्धन की क्या कर दी? हत्या कर दी। अब दो दुश्मन हो गए। अब हर्ष जब राजा बनेगा तो इसके सामने दो बड़ी चुनौतियां हैं। सबसे पहली कि राज्यवर्धन की मृत्यु का बदला लेना यानी देवगुप्त को मारना, और अपनी बहन राज्यश्री के पति ग्रहवर्मा की हत्या का बदला लेना। इट मींस किसको मारना? संसाक को मारना, है ना। तो बताते हैं कि सबसे पहले हर्ष ने मालवा के शासक देवगुप्त की हत्या कर दी। संसाक तो पहले ही मार दिया था राज्यवर्धन ने। तो मालवा के शासक देवगुप्त की हत्या कर दी। और अब सबसे बड़ी समस्या राज्यश्री की खोज करना, क्योंकि राज्यश्री अपने पति की विरह वेदना के अंदर वो सती होने के लिए चली गई। अब बताते हैं कि हर्षवर्धन ने दिवाकर मित्र, एक ऋषि था, दिवाकर मित्र की सहायता से राज्यश्री को सती होने से बचाया। राज्यश्री को सती होने से बचाया। सती होने से बचाया, ये भी पढ़ लिया था हम लोगों ने। इसके बाद क्या होगा कि अब समस्या ये आएगी कि अब अपना ये क्षेत्र विस्तारित करेगा। क्या करेगा? क्षेत्र विस्तारित करेगा। अब इसने क्या किया? सबसे पहले बताते हैं कि हर्ष ने दक्षिण भारत को जीता, उसके बाद मालवा के वंश को समाप्त किया, बंगाल के गौड़ शासक और आया, और उसके बाद अपनी राजधानी थानेश्वर से बदलकर कन्नौज स्थापित कर ली, कन्नौज बना ली। यानी हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से चेंज करके क्या बना ली? कन्नौज बना ली। क्या बना ली? कन्नौज। उसके बाद वल्लभी, ये वल्लभी गुजरात में है, वल्लभी को जीतना, वल्लभी को जीतना। नंबर 8 की अगर अपन बात करें वल्लभी के बाद, तो सिंध एक क्षेत्र था, उसके ऊपर ये अपना अधिकार कर लेता है। सिंध के ऊपर अधिकार, यानी थानेश्वर से अपनी कैपिटल चेंज करके कैपिटल को किसको बना लिया? कन्नौज को। उसके बाद वल्लभी को जीता, उसके बाद सिंध के ऊपर अपना अधिकार कर लिया। यानी इसकी ये तकरीबन विजय थी। उसके बाद ये दक्षिण में दोबारा चोल व चालुक्यों को पराजित करेगा। चोल व चालुक्यों को क्या करेगा? पराजित करेगा। चोल व चालुक्यों को पराजित करता है। उसके बाद
पश्चिम वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर ये जाएगा। पश्चिम वाले क्षेत्र में इसने सबसे पहले कामरूप को जीतेगा। ये किसको जीतेगा? कामरूप को जीतेगा। और 11 नंबर पे एक बार बताते हैं कि हर्षवर्धन जो है वो बौद्ध के जो दांत है वो देखने के लिए कश्मीर जाता है, और वहाँ कश्मीर में जाकर ये जब देखता है तो कश्मीर को भी विजिट कर लेता है। किसको विजिट कर लेता है? कश्मीर को। अब अपन एक प्रकार से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चारों दिशाओं में इसने अपना क्षेत्र विस्थापित कर लिया था। यानी वल्लभी गुजरात वाला क्षेत्र जीत लिया, वल्लभी गुजरात नीचे यानी पश्चिम वाला जो हिस्सा, उसके बाद सिंध यानी पाकिस्तान का जो हिस्सा, उसके बाद चोल चालुक्य यानी दक्षिण वाला हिस्सा, उसके बाद कामरूप बंगाल का हिस्सा वो जीत लिया, उसके बाद इसने कश्मीर को, उत्तर भारत को जीत लिया। यानी एक प्रकार से अगर देखा जाए तो हर्ष ने तकरीबन दिग्विजय नीति का अनुसरण करते हुए संपूर्ण भारत पर अपना विजय पताका फहराया था। एक छोटे से क्षेत्र यानी पूरे महाजनपद का भी राजा नहीं है। अगर आपको ये थोड़ा अगर डाउट लगे तो ये सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा श्रीखंड जनपद हुआ करता था, उसका राजा था। और बिल्कुल नॉर्मल परिस्थितियों में ये राजा बना था। यानी जब राजा बना तो अनेकों प्रकार के दुश्मन थे, कोई व्यक्ति राय देने वाला नहीं था। घर में जितने भी सदस्य थे वो चले गए थे इस संसार को छोड़कर। और जिन परिस्थितियों में ये राजा बना उन परिस्थितियों का इसने फ़ायदा उठाया, अपने आप में एक बहुत बड़ी सेना संगठित की, और उसी सेना के बलबूते पर मैंने आपके सामने नाम लिखे हैं, वल्लभी, कामरूप, बंगाल, उसके बाद कश्मीर, यानी तकरीबन पूरा उत्तर दक्षिण वेस्ट पूरा का पूरा क्षेत्र ये जीत लेता है। बस इसके अंदर एक इच्छा थी कि मैं पूरे भारत के अंदर शिव धर्म था उसको अपनाऊं, लेकिन बाद में इसने भी बौद्ध धर्म को अपना लिया था, है ना। तो अब अपन इसके बारे में पढ़ा हर्षवर्धन के बारे में। अब बताते हैं कि हर्ष जो है वो बाद में बौद्ध धर्म स्थापित कर लेता है। क्या स्थापित कर लेता है? बौद्ध धर्म स्थापित कर लेता है। और बताते हैं कि हर्ष जो है वो बताते हैं कि कन्नौज में 10 नंबर ले देता हूँ। कन्नौज में हर्ष जो है वो कन्नौज में धर्म संघ का आयोजन करवाता था, संघ का आयोजन करवाता था। देखिए इससे पहले मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि जब इसने सारे भारत को जीत लिया था ना, पूरे भारत को जब जीता था इसने, तब इसने एक उपाधि धारण की थी। उस उपाधि का नाम है शकलोपत तारानाथ। शकलोपत है तारानाथ, यानी इस उपाधि का अर्थ होता है उत्तर भारत का विजेता। उत्तर भारत शकलोपत तारानाथ, ये उपाधि हर्ष के पास थी। इसके अलावा इसके पास महाराजा धीराज की, पट्टाभिधिराज की और भी अनेकों प्रकार की उपाधियाँ थी, लेकिन शकलोपत तारानाथ की उपाधि इसके पास थी। द मीन्स ऑफ शकलोपत तारानाथ का अर्थ होता है उत्तर भारत का विजेता। तो कन्नौज धर्म संघ का आयोजन करवाता था। इसके अंदर क्या होता था कि कन्नौज में वो भगवान बुद्ध की प्रतिमा रखी जाती थी। यानी कन्नौज में जब धर्म संघ का आयोजन होता था तो ये लगभग 20 दिन चलता था। कितने दिन चलता था? 20 दिन चलता था। और 20 दिन जब ये चलता था तो यहाँ पर बौद्ध धर्म की प्रतिमा बीच में रखी होती थी और अनेक प्रकार के बौद्ध भिक्षुओं को बुलाया जाता था। अनेक प्रकार के प्रवचन, उनकी वाणियाँ, अनेक प्रकार के मठों विहारों से जो साधु सन्यासी थे उनको बुलाकर उनका मतलब धर्म से संबंधित या धर्म के प्रचार से संबंधित यहाँ पर कार्य होता था, वो कार्य करवाया जाता था। और 21वें दिन जो वो बुद्ध की प्रतिमा का जुलूस निकाला जाता था, उसे पूरे शहर में घुमाया जाता था। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि धार्मिक जो भावना थी वो वर्धन वंश में बहुत पहले से ही थी और उसको प्रस्फुटित करने का कार्य करता है कौन? हर्षवर्धन। नंबर 11 अपन देखें तो ऐसा बताया जाता है कि हर्ष प्रयाग के अंदर, प्रयाग वैसे यूपी में है, प्रयाग के अंदर महामोक्ष परिषद का आयोजन करवाता था। महामोक्ष परिषद का आयोजन करवाता था। महामोक्ष परिषद का आयोजन। देखिए हर्ष धार्मिक प्रवृत्ति का होने के कारण बताते हैं कि प्रयाग, देखिए प्रयाग आज के समय में भी बहुत ही पवित्र नगरी मानी जाती है और उस समय भी ये बहुत पवित्र नगरी हुआ करती थी। यानी देखिए इतिहास इस बात का साक्षी है कि इतिहास हमेशा वही चीज़ दोहराता है
जो पीछे की घटना से संबंधित कोई चीज़ हो। तो प्रयाग उस समय भी बहुत ऐतिहासिक नगरी थी, उस समय भी लोगों के मन में बड़ी जिज्ञासा होती थी प्रयाग में जाने की, और आज भी ये बहुत ही ऐतिहासिक नगरी है। वर्तमान में तो योगी सरकार है जो प्रयाग को एक बहुत बड़ा महत्व दे रही है। तो प्रयाग महामोक्ष परिषद का आयोजन किस प्रकार से करवाया जाता था, इसके हमें साक्ष्य मिले हैं। वो साक्ष्य क्या है, ह्वेनसांग खुद कहता है, यानी ह्वेनसांग के दरबार में तो आया था। ह्वेनसांग क्या करता है, शिव की उसके माध्यम से बतलाता है कि इसने अपने सारा जो आय व्यय का जो लेखा जोखा था ना, उसको कुछ पार्टों में बांट रखा था। जैसे पहला उसका जो उसकी आय होती थी ना, उसमें पहला इसका भाग होता था वो स्वयं बजट के लिए, यानी राजा के बजट, राजा का स्वयं का बजट, स्वयं का बजट। दूसरा सैनिक कार्यों के लिए, सैनिक कार्य हेतु। नंबर 3 सार्वजनिक कार्य हेतु, सार्वजनिक कार्य हेतु। और चौथा था धार्मिक कार्य हेतु। यानी हम ये कह सकते हैं कि हर्ष जो था उसने उसके, जैसे सपोज करिए कि आज भी तो अपन करते हैं ना, आज आपने देखा होगा कि हमारा जो मंत्रिमंडल है उसके पास अलग अलग विभाग है। जैसे कोई मंत्री शिक्षा विभाग से संबंधित है, कोई रेलवे से संबंधित है, कोई परिवहन से संबंधित है, कोई उद्योगों से संबंधित है। तो जैसे वर्तमान में हमारी सरकार है, जैसे नरेंद्र मोदी पीएम है, तो वो क्या करेगा, सभी को क्या करेगा, विभाग दे दिया और उनको बोलेगा कि आपको इतना पैसा मिलेगा, आपको इतना मिलेगा, आपको इतना मिलेगा। तो डिवाइडेशन हो गया ना मनी का। अब जब मनी का डिवाइडेशन हो गया तो नीतियाँ बनेगी, नीतियाँ बनने के बाद आय व्यय का लेखा जोखा होगा, जीडीपी देखी जाएगी और इकोनॉमिक्स ग्रोथ देखते हुए फिर मनी का क्या होगा, इन्वेस्टमेंट होगा। अब जब इस प्रकार का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा तो ये बातें वहाँ से निकल के आ रही है। फिर हर्ष के पास आपको पता होगा कि राजतंत्र व्यवस्था थी, राजतंत्र व्यवस्था के अकॉर्डिंग सारा पैसा राजा के पास आना है। अब सब सारा पैसा राजा के पास आना है तो जो समझदार व्यक्ति होगा वो क्या करेगा, सारा का सारा जो पैसा होगा, सारा का सारा जो मनी होगा वो विभिन्न विभागों के अंदर इंक्लूड कर देगा। और जब इंक्लूड करेगा तो सबकी जिम्मेदारी बढ़ जाएगी, उसमें भी एक आदमी के बर्डन नहीं रहेगी। तो इसने क्या किया कि अपना जो सारा पैसा था, जो इनकम के जो सोर्सेस थे, उन पर आइडिया बनाकर एक नीति बनाकर उनको 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेशन कर दिया। तो 4 पार्ट्स के अंदर जो फर्स्ट है वो है राजा का स्वयं का बजट, यानी राजा जो स्वयं करेगा, राजा अपने पास कितना पैसा रखेगा, क्या करेगा वो। दूसरा क्या होगा, सैनिक कार्य, यानी सेना से संबंधित या जो उसके जो अधिकारीगण है उनसे संबंधित जो पैसा दिया जाना वो। उसके बाद में सार्वजनिक कार्य है, तो यानी सार्वजनिक क्षेत्र में कितना पैसा लगाना है, हमें क्या चीज़ नई बनवानी है, क्या कुछ नया करना है, वो चीज़ें इसमें आएगी। चौथा जो कार्य होता था वो धार्मिक कार्य है, तो यानी ये बात उसके बजट में थी। जैसे आज अपन कहें कि आज वर्तमान में तो ऐसा कोई मंत्रिमंडल बनता नहीं भी कोई जो धर्म से संबंधित हो, लेकिन हर्षवर्धन उस समय इतना बड़ा मतलब धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था कि इसने अपनी आय का कुछ हिस्सा भी, पूरा तो नहीं मान सकते अपन, अगर इसको चौथा हिस्सा भी माने तो भी अतिशयोक्ति होगी, लेकिन कुछ हिस्सा इसने क्या कर रखा था, धार्मिक कार्यों के अंतर्गत डाल रखा था। किस में डाल रखा था, धार्मिक कार्यों के अंदर डाल रखा था। जिसके अंतर्गत क्या होता था कि धार्मिक कार्यों में इसने, मतलब मैंने आपको क्या कहा कि प्रयाग, कहाँ पे, प्रयाग में, और प्रयाग में क्या करता था, महामोक्ष परिषद का आयोजन करवाता था। समझ में आ गई। अब महामोक्ष परिषद का जब आयोजन करवाता था तो ये बताते हैं कि हर 5वें वर्ष होता था। कितने साल बाद होता था, 5वें वर्ष होता था। अब इसका वर्णन मैं इतने दावे के साथ कैसे कह रहा हूँ कि ऐसा हर्षवर्धन कहता है। हर्षवर्धन का जो ग्रंथ है सीओ की, वो कहता है कि मैं स्वयं इस गया था, वो उस समय 6ठा संस्करण चल रहा था। कौन सा संस्करण चल रहा था, 6ठा संस्करण चल रहा था। उसमें हर्षवर्धन स्वयं जाता है और हर्षवर्धन कहता है कि इस महामोक्ष परिषद के आयोजन में अनेकों प्रकार के, यानी पूरे भारत के साधुओं को बुलाया जाता था, पूरे भारत के साधुओं को बुलाया जाता था। और इन साधुओं को कंबल वगैरह या उनके रहने खाने पीने की जो ज़रूरतमंद चीज़ें होती थी वो इनको डिस्ट्रीब्यूट की जाती थी। इस समय उनको दिया जाता था ताकि लोग हर्षवर्धन की विजय से, हर्ष के साम्राज्य से कोई दुख ही न हो। लोगों को ये पता चले कि हर्ष कितना बड़ा दानी है, और ये कितना बड़ा दानी था ये अंदाज़ा हम इसके 4 पार्ट से लगा सकते हैं कि इसने अपने बजट में भी
धार्मिक क्षेत्र में अनुदान की बात कही है। ठीक है, तो इस प्रकार से महामोक्ष परिषद का आयोजन करवाता था और इसमें अपना ये दानवीरता का उल्लेख करता है। दानवीर तो बहुत दानी व्यक्ति था। अब अपन इसके बारे में अगर आगे पढ़ें तो बताते हैं कि इस समय हर्ष जो है वो ब्राह्मणों का मतावलंबित है, ब्राह्मणों को बहुत मात्रा में जमीन वगैरह, उनको कृषि अनुदानित भूमि वगैरह आदि देता था। ठीक है, इसके बाद में देखें तो हर्ष की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वो गुप्तों के समान ही थी। किसके समान थी? गुप्तों के समान। यानी हर्ष की या वर्धन वंश की जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो सेम अपन माने तो गुप्त की तरह मान सकते हैं। यानी प्रशासन जो है यहाँ पर राजतंत्र था, तो मुख्य शक्ति किसके पास रहेगी? राजा के पास। किसके पास रहेगी? राजा के पास। यानी राजतंत्र में राजा शासन करता है। मेन जो अल्टीमेट जो शक्ति होगी वो चली जाएगी थोड़ी बहुत, बाकी जो मेन पावर जो है वो किंग के हाथ में रहती है, राजा के हाथ में रहती है। उसके बाद पूरा का पूरा जो साम्राज्य था उसको किस में बांट रखा था? प्रांतों में डिवाइडेशन कर रखा था। किस में डिवाइडेशन कर रखा था? प्रांतों में डिवाइडेशन कर रखा था। और प्रांतों को उस समय क्या बोला जाता था? भुक्ति बोला जाता था। क्या बोला जाता था? भुक्ति। और भुक्ति का जो प्रमुख होता था उसे बोलते थे उपरीक। क्या बोलते थे? उपरीक। क्या बोलते थे? उपरीक। यानी साम्राज्य पूरा का पूरा, जैसे ये मान के चलो, ये पूरा का पूरा वर्धन वंश को किस में बांट दिया? भुक्तियों में। किस में बांट दिया? भुक्ति में। जैसे 1 नंबर भुक्ति, 2 नंबर भुक्ति, 3 नंबर भुक्ति और 4 नंबर 5 नंबर। ठीक है, भुक्तियों में विभाजित कर दिया। भुक्ति का व्यक्ति ऊपर क्या कहलाएगा? उपरीक। इसके बाद भुक्तियों को विषयों में। ठीक है, और विषय का अध्यक्ष कौन है? विषयपति। ठीक है, ग्राम का जो अध्यक्ष होगा वो क्या कहलाएगा? ग्रामणी। जबकि नगर का अध्यक्ष क्या कहलाएगा? नागरिक। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सेम हिसाब से देखा जाए तो गुप्तों की इनकी सेम सी प्रशासनिक व्यवस्था मानी जाती है, लेकिन थोड़ा बहुत अलग है तो आप पढ़ लेना। यहाँ पर अग्रहार का भी प्रचलन मिलता है, यानी ब्राह्मणों को भूमिदान का भी वर्णन मिलता है। ठीक है, तत्पश्चात यहाँ पर अगर देखा जाए तो इनके बाद में इनकी जो आय का जो साधन था वो था, आय में उस समय ताम्बर लिपि व बड़ौंच प्रमुख बंदरगाह थे। यानी अगर आपसे यहाँ से प्रश्न पूछे कि वर्धन वंश के 2 प्रमुख बंदरगाहों के नाम बताओ, तो कौन कौन से आएंगे? ताम्बर लिपि व बड़ौंच। कौन से आएंगे? ताम्बर लिपि व बड़ौंच। उसके बाद इसके अलावा सूती कपड़ों का, सूती वस्त्रों का, हाथियों का, पत्थरों का आदि व्यापार वाणिज्य से यहाँ पर इनका ये इनकम के क्या होते थे? सोर्स होते थे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हिंदू संस्कृति जो थी वो वर्धन वंश तक बहुत ही अच्छी थी। यानी हिंदू संस्कृति को प्रज्वलित करने का, हिंदू संस्कृति को आगे बढ़ाने का जो श्रेय जाता है वो एक प्रकार से वर्धन वंश का भी उतना है जितना मौर्यों का और गुप्तों का है, क्योंकि इन्होंने भी भारतीय संस्कृति को, हिंदू धर्म को, शैव परंपरा को या बुद्ध परंपरा को जीवित करने का हर संभव प्रयास किया और इसका अनुकरण हम वर्तमान में भी कर रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए ये इनकी प्रशासनिक व्यवस्था थी। हर्ष के पास एक विशाल सेना थी। ताम्बर लिपि और बड़ौच उनके प्रमुख बंदरगाह हुआ करते थे। इसके बाद में सूती वस्त्रों का, हाथियों का, पत्थरों का यहाँ पर क्या होता था? व्यापार होता था। क्या होता था? व्यापार होता था। इसके बाद में अगर देखा जाए तो यहाँ पर सामाजिक व्यवस्था के, ये वैसे आपको पढ़नी पड़ेगी सारी सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था। ये सामाजिक व्यवस्था की अगर अपन बात करें तो हर्ष का जो साम्राज्य था, वर्धन वंश का जो विषय था वो ब्राह्मणों का देश था। ब्राह्मण का बोलबाला था। ब्राह्मणों को भूमि अनुदान में दी जाती थी। भूमि का 1/6वां भाग ये उपज का लेते थे और लेने के पश्चात यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति को, यानी किसी ऐसा कोई सिस्टम नहीं था कि कोई व्यक्ति अपने आप को दमित या दबा हुआ महसूस करे। वर्धन वंश में हर्षवर्धन एक बहुत ही वीर प्रतापी राजा हुआ है और इसका पूरा भारत तब तक ऋणी रहेगा जब तक भारत के अंदर हिंदू संस्कृति का प्रादुर्भाव चलता रहेगा। इसी के कारण हम
आज भी देखें तो महामोक्ष परिषद जैसे आयोजन प्रयाग के अंदर, उसके बाद कन्नौज में जो धर्मसंघ है, वो चीज़ें आज भी हमारे सामने मतलब हमारी आंखों के सामने होती रहती है। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है, क्योंकि वर्धन मास हमारा पूरा हो गया। इसके बाद अपन नेक्स्ट देखेंगे कौन सा मास हमारे सिलेबस के अंदर है, वो आपको पढ़ा दिया जाएगा। घर पे रहिए, और अगर आपको कोई दिक्कत हो, कोई सुझाव लेना हो, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। और आप वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा देखा करो, ताकि आप लोगों की रुचि बने। देखिए, सबसे बड़ा मुख्य कारण होता है रुचि पैदा करना। जब तक आपकी कोई रुचि पैदा नहीं होगी पढ़ने के प्रति, आप कुछ नहीं कर पाओगे, और समय ये निकल जाएगा। और जब समय निकल जाएगा तो आपको फिर बाद में अफसोस होगा। तो ऐसा न हो कि समय कभी किसी का इंतज़ार नहीं करता। तो आप समय रहते हुए अपना जो अध्ययन है उसमें मन लगाइए, पढ़ा करो, और पढ़ने के पश्चात इसका रिवाइज किया करो। इसकी जो PDF है वो आपको मिल जाएगी। धन्यवाद।